साथियों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम। यम लक्ष्मीकांत की लिखी हुई पुस्तक भारत की राज व्यवस्था में हमने पहले अध्याय में कल यह चर्चा की थी, जिसमें भारत शासन अधिनियम के बारे में बताया था। उसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं थी जिसके बारे में हमने पढ़ के आपको बताया था। आज हम साइमन आयोग के बारे में आपके सामने यह विषय रखते हैं, जिसमें कि ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में यानी निर्धारित समय से 2 वर्ष पूर्व ही नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग के गठन की घोषणा की। आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे, इसलिए सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया। आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की तथा द्वैध शासन प्रणाली, राज्यों में सरकारों का विस्तार, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना और सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने आदि की सिफारिशें की। आयोग के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन किए। इन सम्मेलनों में हुई चर्चा के आधार पर संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया, जिसे विचार के लिए ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष इसको रखा गया। इस समिति की सिफारिशों को, जो कि बाद में कुछ संशोधनों के साथ भारत परिषद अधिनियम 1935 में शामिल कर दिया गया। अब इसके बाद एक मुख्य मुद्दा आता है सांप्रदायिक अवार्ड। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की थी। इसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जाना गया। इस अवार्ड से न सिर्फ मुस्लिम, सिख, ईसाई, यूरोपियन और आंग्ल भारतीयों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया, बल्कि इसे दलितों के लिए भी विस्तारित कर दिया गया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था से गांधी बहुत व्यथित हुए और उन्होंने अवार्ड में संशोधन के लिए पूना की यरवड़ा जेल में अनशन प्रारंभ कर दिया। अंततः कांग्रेस नेताओं और दलित नेताओं के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौते के नाम से जाना गया। इसमें संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा गया और दलितों के लिए स्थान भी आरक्षित कर दिए गए। इसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1935। यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था, जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थी। जैसे सबसे पहली विशेषता थी, इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना। अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियों, संघीय सूची जिसमें 59 विषय थे, राज्य सूची जिसमें 54 विषय थे और समवर्ती सूची दोनों के लिए 36 विषय, इसके आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दे दी गई। हालांकि यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई, क्योंकि देशी रियासतों ने इनमें शामिल होने से साफ इनकार कर दिया था। इसलिए दूसरी यह प्रमुख विशेषता थी, इसने प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी तथा प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया। राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से 3 पृथक क्षेत्रों में शासन का अधिकार दिया गया। इसके अतिरिक्त अधिनियम ने राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की, यानी गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक था। यह व्यवस्था 1937 से शुरू हो पाई थी और 1939 में इसे समाप्त कर दिया गया, मात्र 2 वर्षों में। अब तीसरी विशेषता यह थी कि इसने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ किया। परिणामतः संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा। हालांकि यह प्रावधान कभी लागू नहीं हो सका। चौथी विशेषता, इसने 11 राज्यों में से 6 में द्वि-, 2 सदनीय 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 2 सदनीय
मद्रास
बिहार, संयुक्त प्रांत मतलब यूपी, और असम में द्विसदनी विधान परिषद और विधानसभा बन गई। हालांकि इन पर कई प्रकार के प्रतिबंध थे। पांचवी विशेषता, इसने दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया। छठवीं विशेषता थी कि इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया। इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकारों की टीम मिल गई। सातवां था कि इसने मताधिकार का विस्तार किया, लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया। आठवां था कि इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कर दी गई। नौवीं विशेषता, इससे न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की, बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना भी की गई। और 10वीं सबसे बड़ी बात थी कि इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। अब इसके बाद होता है जो कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसमें कि 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त कर दिया जाएगा। इसके बाद सत्ता उत्तरदायी भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन कर दिया और भारत के विभाजन की बात कही। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। मतलब कि जो नहीं इसको मानना चाहते हैं, हम उसको वहाँ पे ज़बरदस्ती लागू नहीं करेंगे। उसी दिन 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना भी प्रस्तुत कर दी, जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। किन शर्तों पर स्वीकार किया, कैसे स्वीकार किया, उसका एक बहुत बड़ा परिप्रेक्ष्य है। अंततः कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसे स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर उसे लागू कर दिया गया। तो यह था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। आगे की बात कल करेंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।